जी, तो मैं ये बता रहा था कि सेकंड टाइम भी बिल्कुल आपने उसी तरह करना है, सही है। वी एक्स आ जाएगा, वी कॉस फाइव आ जाएगा, कॉस फाइव जो है वो आपने निकाल लिया है, और इसको जो है वो पुट करके आपने क्या काम करना है, यानी कॉस फाइव की वैल्यू पुट करके जो है वो इनिशियल कंपोनेंट पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास उस पे वेलोसिटी आ जाएगी कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी टोटल कितनी है। फिर नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो 2 8 पे कितना है, वो जी कॉस फाइव है। इसी तरह ये आ जाएगा कॉस फाइव हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30.98, इस पे जो है वो उसी तरह डिवाइड किया, तो फाइव रो आ गया हमें 2 सेकंड पे 149.65 फीट। और जो इलास्टिक जो स्पीड चेंज है, जो स्पीड चेंज आ गई है, वो टाइम 2 सेकंड पर जो है वो आ गई है 32.2 साइन फाइव, सही है ना। ये जो है वो हमारे पास आ जाएगी, जो वेलोसिटी चेंज आ जाएगी, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, सही है। तो ये बिल्कुल जो है वो उसी तरह जो है वो आ जाना है, सही है जी। तो ये देखें जी, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ठीक है। रॉ जो है ये 149 आ जाता है जी। ये देखें 2 सेकंड पे जो है वो वी आ जाता है वेलोसिटी चेंज, जो कि 2 सेकंड में जब वेलोसिटी चेंज आ जाए ना वर्टिकल, ये देख लें, एक बात सुने, यानी इसका मतलब है कि अब ये जो 1 सेकंड पे था ये माइनस था ना, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था, तो इसका मतलब है कि इस टाइम उसकी जो वेलोसिटी ओवरऑल थी वो डिक्रीज हो रही थी। अब डिक्रीज का मतलब क्या है, ये इस बात को समझना। डिक्रीज का मतलब ये है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी। इसका मतलब है कि उस टाइम जो है वो अभी बॉडी पीक पे नहीं पहुंचा था जब रो इसका 142.2 फुट था। तो इसका मतलब है 1 सेकंड पे वो पीक पे नहीं पहुंचा था, लेकिन जब 2 सेकंड जो है वो टाइम हुआ है तो वो पीक से आगे चला गया है, क्योंकि अब जो है वो वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव आ गई है। और जो वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव आई है तो ए टी हमेशा इफेक्ट करता है वाई कंपोनेंट को। तो जब पीक से बाद में जाता है तो उस टाइम जो है वो वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है मैग्नीट्यूड में, सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 सेकंड पे वो पीक पे वो जो है वो पीक से आगे चला गया था, ठीक है। तो ये बात आ गई, तो यहाँ पे जो है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, सही है जी। समझ आ गई बात। तो वैसे भी आप देख लो ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये देखें, आपको इधर से पता चल जाएगा। ये मैं आपको इधर से बता देता हूँ कि टाइम जो है वो सिमिलरली, अब आप देखें कि यहाँ पे वी बाई नेगेटिव, जब 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे वी वाई नेगेटिव आ गया है, देख ले, तो इसका मतलब है कि ये पीक से बाद का टाइम है, जो कि हमने अपडेशन पॉजिटिव ली हुई है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि वो, हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट का है, कोई क्वेश्चन है नहीं है। अच्छा, चैट में टाइप कर दें यार, चैट में टाइप कर दें, या इधर पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें, मैं कोई नहीं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप फिर पूछ लें, सही है। अच्छा ये यार जी, मोहम्मद साद 356, हाँ जी बोल लें जी। सही है। कल आपको 2-3 प्रॉब्लम कहे थे मैं तो उसका भी समझाएंगे बताता हूँ, आपसे। डोंट वरी, बिल्कुल आपने जो बोले हैं वो उन प्रॉब्लम का मैं समझाता हूँ, लेकिन वो क्या है मैं एंड पे जो है ना वो आपको बताऊंगा, आपने मुझे याद दिलाना है, सही है ना। चलें जी, अब ठीक है आ सर। जाएं जी। ये प्रॉब्लम तो मैं पहले एक दफ़ा जो है ना वो जो मक्खी में मारना चाहता हूँ वो बता दूं, ताकि आपको जो है वो, अच्छा उसके बाद 2/123 भी एक और मेथड है, उससे बताऊंगा, इसको भी अभी छोड़ें, फिर दोबारा क्या कहते हो, नहीं, चलें जी। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाए 2/124, सही है ना। अब प्रॉब्लम तकरीबन ख़त्म ही हो रहे हैं, 2/124 पे आ जाए, क्योंकि मैं जो जो प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूँ ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ये 2/124 ये भी आसान सा है, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ जो है वो थोड़ा बताना चाहूँगा। देखें, वो कहता है, ये प्रॉब्लम है, द पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए
at time t is equal to 0 and changes its speed thereafter at a constant rate of 2g, यानी वो उसके बाद उसकी स्पीड किस रेट से चेंज होती है 2g, g की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 9.81 हो जाएगी। as follows the horizontal path shown, determine the magnitude and direction of its total acceleration a just before it passes point b and just after it passes point b। ठीक हो गया जी, जस्ट आफ्टर इट पासेस पॉइंट बी और जस्ट बिफोर इट पासेस पॉइंट बी। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जस्ट बिफोर इट पासेस पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, क्योंकि अभी वो कर्व में गया ही नहीं अंदर, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट 0 होगा उसका। तो जस्ट बिफोर बी जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। आप काम क्या करेंगे, आपको इनिशियल स्पीड का पता है और उसके बाद जो है वो आपको ये जो है वो एक्सेलरेशन का पता है और पाथ का पता है। तो आप आराम से जो है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से आपको पॉइंट b पे जो है वो आ जाएगा, सही है ना, यानी एक्सेलरेशन निकल आएगा ना, डिस्टेंस का पता है तो वो जो a निकलेगा वो आ जाएगा। देखिए मैंने कैसे किया है, जस्ट बिफोर बी वेलोसिटी इनिशियल 0, फाइनल जो है वेलोसिटी जो है वो हमारे पास गिवन है नहीं है। देखें तो ये वी बी सही है, इसकी बजाय आप ये यूज करें, सही है, कि वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वी ए स्क्वायर प्लस 2as b माइनस एस से। तो यहाँ से हमें पता है कि एक्सेलेरेशन गिवन था, तो डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई ये, वेलोसिटी आ गई ये। अब जस्ट बिफोर बी ए एन 0 है और ए टी किसके बराबर है, सिंपली आपने 2g बस वैल्यू पुट करें और ये आ गया जी। सर इन प्रॉब्लम इट इज सेइंग दैट इन हॉरिजॉन्टल पाथ एट ए कांस्टेंट रेट, हाँ एट ए कांस्टेंट रेट सो दैट द टेंजेंशियल, नहीं 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 नहीं, देखें बात सुने, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़े। उसने कहा था पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम एंड चेंजेस इट्स स्पीड, ये देखे ना, ये पढ़े, ये चेंजेस इट्स स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट, तो स्पीड चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ। इसका मतलब है कि उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो है, जो कि स्पीड की चेंज की उसने खुद बात कर दी है ना, उसने ये तो नहीं कहा कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो नहीं बोल रहा ना, उसने कहा कि चेंजेस इट्स स्पीड एट द कांस्टेंट रेट, मतलब हर सेकंड के ऊपर उसकी स्पीड कांस्टेंटली चेंज हो रही है, ये बोल रहा है उसने, तवज्जो से पढ़ें, सही है। तो ये बात है। अब जस्ट बिफोर ई तो सब हमारे पास ये एक्सेलेरेशन आ गया सिर्फ 2g, आराम से हमने इसको वैल्यू पुट की और कोई मसला नहीं। लेकिन जो वेलोसिटी पॉइंट बी पे निकालनी है, जब आपके पास जस्ट आफ्टर आएगा ना, देखें अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपने जस्ट आफ्टर जो है वो बी करना है, तो जस्ट आफ्टर बी क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी पॉइंट बी पे निकल आई है पहले, ये देखें 10.84, आपने 10.84 और रॉ बी वहां पे 3.5 है और ये कर देना, तो ए एन हमारे पास आ जाएगा 33.7573, ए टी हमारे पास वही 19.62 ऑलरेडी है, सही है। और हमने क्या है यहाँ पे ए टी स्क्वायर और ये करके हमने कर लिया कि एक्सेलेरेशन जस्ट आफ्टर कितना हो गया 38.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका मैं आंसर चेक करवाऊँ आपको कि ये जो प्रॉब्लम है 2/124, ये देखें जी, ए का क्या है जस्ट बिफोर के लिए 19.61 और ए जो है वो थीटा एक्स जो है वो 0 हो गया, सही हो गया। अच्छा ये थीटा एक्स क्या है, वो साफ जरा उसका जो कि देखे ना उसका एंगल भी जो है वो एक्सेस के साथ 0 बन रहा है, जबकि बी का कितना आ गया, हाँ जी बी में एंगल आ गया जस्ट आफ्टर जो है वो बी आ गया बी के, तो ए 38.9 और थीटा एक्स कितना आ गया -59.7, वो कैसे आया है ये थीटा भी बता देता हूं। ये देखें थीटा कैसे निकलना है, तवज्जो रहे आपकी, ये देखें आपने क्या काम किया, आपने देखा कि ए टी कितना है 19.62, तो वो इधर आ गया और जो ए एन है वो पॉइंट बी पे क्या होना है, वो डाउनवर्ड्स होना है।
तो आपने क्या है, ये एंगल थीटा निकल आया, ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये साफ जाहिर है, चूंकि देखे ना ये उसने लिखा है, पढ़े, उसने लिखा है कि काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, काउंटर क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है। तो आप ये देखें, ये इसको मैं जूम करता हूं, ये देखें, तो ये वाला एंगल तो इधर जो है वो AT से नेगेटिव बन रहा है ना, ये देखें, तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये देखें कि उसने कहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज अगर ये एंगल एक्सेलेरेशन ऊपर बन रहा होता तो पॉजिटिव होता, सही है, लेकिन हमारा जो कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव क्या हो जाएगा, AN/AT, और 33.53 डिवाइडेड बाई 19.62 आ गया, ये -59.69 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया थीटा एक्स के साथ के -59.69। हमें पता चल गया कि 59.69 एंगल बन रहा है किसके साथ, एक्स एक्स के साथ क्लॉकवाइज। सही हो गया या नहीं सही हुआ। अब आ जाए जी पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि पॉइंट सी पे जब आते हैं ना, ये मैंने ऊपर किया है, ये देखें, पॉइंट सी पे आपने बिल्कुल कैसे करना है, VC² और VA² इनिशियल वेलोसिटी 0 + 2a, और यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, वो बन जाएगा 3 + πr/2। तो आप मुझे एक बात बताएं, पॉइंट सी तक ये क्वार्टर सर्कल का जो है वो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, वो बन जाएगा, वो πr/2 बनेगा। कल भी आपने किया था, आपको पता है, सही है। तो आपने वो कैसे करना है, πr/2, पाई हमें r का भी पता है, ये वैल्यू पुट करके आपने क्या है, ये डिस्टेंस निकाला, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई स्क्वायर रूट लेके 18.26, सही है। और हम यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट निकाला तो VC²/ρc, और ये किया तो 95.27 AN आ गया। AT बिल्कुल वही है, ये करके इधर पुट किया तो 97.27 आ गया। अब ये जो आंसर चेक करें कि पॉइंट सी पे कितना आंसर आ गया, 97.3, ये आ गया, ठीक हो गया। अब आगे थीटा आ गया, थीटा बता देता हूं कि कैसे निकालना है। थीटा इसका ऐसे निकाला कि आपने देखा कि यहाँ पे AN इस तरफ आना है, ये देखिए ना, AN किस तरफ आ जाना है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और AT क्या है, वो नेगेटिव आया है। यहाँ पे AT जो कि नीचे की तरफ है ना, वो मूव कर रहा, तो AT जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना है, यहाँ पे AT नीचे आ जाना है। मैं आपको कहें तो इधर बना के भी दे देता हूँ नोटेशन से। जब यहाँ पर आप आएंगे ना इस पॉइंट पे, तो आपका ये बन जाएगा AT, देखिए ना स्पीड इस तरह मूव कर रही होगी, तो AT जो है वो आ जाएगा ये, और AN बन जाएगा, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल बनाना था एग्जैक्ट जी, तो ये आ जाएगा, ओहो क्या हो जी, तो ये बन गया है AN। तो अब आपका जो टोटल एक्सेलेरेशन है वो कितना बनेगा, आप पैरेललोग्राम पूरी करें तो ये जो ये बन जाएगा आपका एक्सेलेरेशन जो है वो बन जाएगा AC, यानी यहाँ पे पॉइंट सी पे एक्सेलेरेशन बनेगा ये एंगल बना है, तो आपने ये एंगल निकालना है। अब जब आप ये एंगल निकाल लेंगे, सही है, तो अब आपको जो है वो, अगर आप लेना चाहते हैं क्लॉकवाइज एंगल, तो आपको ये देखें, ये एंगल चाहिए होगा जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा, ये वाला, सही है ना, ये एंगल हमें चाहिए होगा, सही है ये। तो आपने ये एंगल थीटा निकाल के आप 180 में से जो है वो क्या ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये एंगल निकलेगा। भला कैसे निकलेगा, ये आगे देखें कि मैंने जैसे किया है, इसमें आए, ये देखें, ये एंगल आ गया है जी, थीटा आ जाता है 11.63, तो आपने क्या है 180 में से 11.63 माइनस करें तो क्लॉकवाइज -168 बन जाता है। तो जो कि क्लॉकवाइज एंगल उसने दिया हुआ है थीटा एक्स के साथ, तो थोड़ा एंगल जो है वो आपको चाहिए 180 से, तो 180 से लेस एंगल जो है वो क्लॉकवाइज ही बनता है, और वो एंगल बन जाता है -168.4। आंसर चेक कर लें जी, ये देखें आंसर में भी जो है वो 2/124 में ये -168.4 दिया हुआ है। अब कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बता दें, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गए मेरा ख्याल है पूरे, जो कि इसके आगे मैंने प्रॉब्लम कोई नहीं किया, ठीक है। चलें जी,
अब आपका मैं उस प्रॉब्लम पे आता हूँ जी, जो आपने रात मेरे से क्वेश्चन जो है वो एक स्टूडेंट ने किए थे, वो मैं बता देता हूँ जी। ये प्रॉब्लम था एक, उसने ये कहा था, ये प्रॉब्लम था जी स्प्रिंटर वाला। ये प्रॉब्लम था 105। A sprinter practicing a 200-meter dash accelerating uniformly from rest at A and reaches a top speed of 40 km/h at 60-meter mark. He then maintains his speed for the next 70 meters. अच्छा, अब ये जो है ना मैंने सॉल्व किया था, मैं इधर 1 मिनट व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और उस पे आपको दिखाता हूँ, सही है ना, उधर आपको सेंड करता हूँ। सर जो प्रॉब्लम नंबर हमसे नहीं सॉल्व होते वो सारे पूछ सकते हैं आपसे। हाँ सारे पूछ सकते हैं, लेकिन वो पहले बता दिया करें ना, वो पहले मुझे थोड़ा सा बताया करें ताकि मैं प्रॉब्लम को पहले देख लिया करूँ ना। अभी आप इस टाइम पूछेंगे, अगर मुझे आते हुए तो बता दूंगा, अदरवाइज जो है वो अगर नहीं पता चलता तो फिर मैं बाद में बता दूंगा। आप ऐसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जी। तो मैं जो आपको मैंने डायग्राम सेंड की है, आप सारे ग्रुप में होंगे ना, आई होप। मैं इधर ओपन करता हूँ व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। जस्ट 1 मिनट मुझे देना, मैं इधर व्हाट्सएप पे लॉग इन हो लूँ। जी, अब आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है, उसने कहा है मेरी बात सुने, प्रॉब्लम की अगर जो है वो स्टेटमेंट पढ़े ना, तो ये प्रॉब्लम है, वो यहाँ से कहता है कि जी यहाँ से वो स्प्रिंटर स्टार्ट हुआ और 60 मीटर का जहाँ निशान लगा हुआ है ना, वहाँ तक हम नोट करते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड हो जाती है 40 km/h, यही कहता है ना, टॉप स्पीड ये हो जाती है। He then maintains a speed for next 70 मीटर before uniformly। सर ये समझ नहीं आ रही कि निशान किधर है, निशान किधर है, किधर आ रहे, किधर किधर है निशान, 60 मार्क का निशान। भाई 60 मार्क का निशान का, ये देखें मेरी डायग्राम समझे जो मैंने बनाई है व्हाट्सएप पे, ये देखें, ये ऐसे है ना, ये डायग्राम ये क्लियर करें। ये देखें यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ वो, ये देखें ए से हुआ स्टार्ट और वो बी पे गया, तो ये 60 मीटर का मार्क है। बस ये कह लेना कहीं इसी जगह पे ही होगा, अंदाजा है, ठीक है ना, परेशानी की बात नहीं है। वो राउंड के अंदर गया तो इस तरफ 60 यहाँ पे मार्क लगा हुआ, यानी इसका मतलब है ए बी लेंथ कितनी है कर्व की, वो 60 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने खुद बताया हुआ है, सही है। बस इतनी सी बात है, और क्या परेशानी है। अब 60 मीटर के मार्क पर जो है ना वो डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड का भी पता है, आपने ये फार्मूला लगाना है, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2a एस बी माइनस एस ए। तो यहाँ से विलास स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एस ए कितना है 60 मीटर का मार्क है, ये पुट किया तो ए टी कितना आ गया 1.0288 सेकंड, ये आ गया, ये ए टी, सही है। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। अब नॉर्मल कंपोनेंट किसके बराबर है, आपने देखना है कि 60 मीटर पे मार्क पे स्पीड कितनी थी, तो वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, वो बनता है 11.112 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर लिया, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 39.9 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, ये देखें, ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है वो 39.9 ही दिया हुआ है, ये देख लें। तो आपने क्या काम किया, ये इसमें गए और ये जो है वो ये देखें 39.9 पे ये किया तो ये आ गया 3.094,
अब आपने टोटल एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ये आपने ये निकाला, स्क्वायर किया स्क्वायर, तो ये 3.26 आ गया, सही है। अब ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया है, सही है ना, और यही बात उसने पूछी है। बाकी मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसने कहा कि ही देन मेंटेन हिज स्पीड फॉर नेक्स्ट 70 मीटर। उसके बाद अगले 70 मीटर में तो उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन हुई हुई है ना, तो इसके बाद स्पीड इंक्रीज ही नहीं हुई, तो ना नॉर्मल कंपोनेंट ने बढ़ना है ना टेंजेंशियल ने। लेकिन उसके बाद स्पीड हो जाती है कम। जब स्पीड हो जाती है फाइनल स्पीड 35 बन जाती है, तो उस वक्त टेंजेंशियल कंपोनेंट तो थोड़ा हो जाना है। तो जब टेंजेंशियल कंपोनेंट थोड़ा हो जाना है, तो फिर जो है वो तो कभी भी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन भी क्या है, 60 मीटर के मार्क के ऊपर जाकर होता है। तो हमारे पास ये सबूत भी आ गया, सही है। हमने क्या काम किया कि डिटरमिन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, तो मैक्सिमम आपने निकाल लिया, वही जो निकल आया है। और ये कहाँ पे होता है, 60 मीटर मार्क पे होता है, क्योंकि उसके बाद हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन थोड़ा ही होता है। जी ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अब कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दें जी। ओके ओके हो गया, सही है ना, ये बात समझ आई ना। चूंकि देखें उसके बाद बाकी जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ना उसकी स्पीड बढ़ी है, जब स्पीड उसकी बढ़ी ही नहीं तो फिर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है, तो नॉर्मल कंपोनेंट तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद स्पीड कम हो जाती है, तो इसका मतलब है वो भी मैक्सिमम नहीं हो सकता, मैक्सिमम वही 60 मीटर के मार्क पे ही हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा अब एक और कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट ने मुझे कहा था, वो मैंने किया हुआ भी है। और वो प्रॉब्लम था ये मैं बस समझा के ना आपको ख़त्म करता हूँ बस काम। ये पीछे था प्रोजेक्टाइल का, वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ जस्ट एक मिनट में। ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम 2/73, सही है ना। तो ये जो है वो 2/73 प्रॉब्लम बस मैं आपको बता के ख़त्म करता हूँ। ये देखें 2/ ये 73 ये प्रॉब्लम है। अब इस पे आए जी, ये देखें मैंने इधर डायग्राम भी बनाई हुई है आपकी आसानी के लिए। अब बात क्या है, वो कहता है कि स्मॉल एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 180 माइल एट एन altitude of at a package as a probably deploys at B and allow the package to descend vertically at। देखें बात सुने, बात वो कहता है कि 80 माइल 180 माइल पर आवर से आ रहा है, जहाँ से उसने पैकेज लॉन्च किया और ए से बी तक उसने प्रोजेक्टाइल फ्लाइट की। उसके ऊपर एक पैराशूट लगा हुआ था जो कि पॉइंट बी पे ओपन हुआ है, और पॉइंट बी के बाद वो वर्टिकली डाउन जो है टारगेट पे जाके गिरा है, सही है ना। इतनी सी बात है, बाकी मुश्किल नहीं। तो आपने बताना है कि वो कितना डिस्टेंस एल यानी लीड उसकी कितनी हो पहले कि वो जो है वो जाके लॉन्च करे ताकि वो टारगेट के ऊपर जाके गिरे। तो ठीक है, तो ये लीड आपने फाइंड करनी है। मैंने किया कैसे है, तो वो आपको जो है वो बता देता हूँ नीचे। आपने ओरिजिन कहाँ पे ले लिया, पॉइंट ए पे, एक्स और वाई ये ले लिया, ओरिजिन जो है वो ये आ गया। आपने ये जो डिस्टेंस बी तक है ना वर्टिकल, इसको आपने वाई कह दिया जी। साथ सर ओरिजिन का कंसेप्ट भी बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा आप बाद में पूछना। देखो ओरिजिन क्या है, आपने पॉइंट ए पे ले लिया है। जब आपने पॉइंट ए पे ओरिजिन लिया है, तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को लिखा पैकेज की। वो आपने लिखा कि वी बी एक्स, बी पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट के वी एक्स हो जाएगा और ये 265 हो जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट बी पे किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंपोनेंट 0 है उसका, और 32.2 और ये टी ए बी आ गया। वाई बी जो है एक्स बी निकाला फिर हमने, तो वो किसके बराबर हो गया, वो लीड के बराबर था, और ये था 264। इक्वेशन एक बन गई 264 टी ए बी, और दूसरी बन गई y की वैल्यू पुट की, इनिशियल 0, वेलोसिटी भी 0, तो 16.1 टी ए बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और ये 2 और ये 3, तीन इक्वेशन बन गई। अब कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पैकेज, हमने कहा कि वहां पे वेलोसिटी एट द टारगेट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। यानी टारगेट के पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो वी बी पे वेलोसिटी के बराबर होनी है। लेकिन दिस वी बी ऑफ द पैकेज वेलोसिटी इज आफ्टर द पैराशूट ओपनिंग, ये बात सुन लें। यानी ये जो वेलोसिटी वी बी है ना, एक वेलोसिटी वो होनी है जो पैराशूट ओपन होने से पहले होनी है प्रोजेक्टाइल की, वो डिफरेंट होनी है। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है ना,
पैराशूट ओपन हो गया तो उस पॉइंट पे ये वेलोसिटी वी भी जो है वो टारगेट के बराबर होनी है। अब यहाँ पे टारगेट के ऊपर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, सही है। हमने चूंकि डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है तो वो कितना आ गया 400 आ गया, और इनिशियल की जो है वेलोसिटी ये कि ना पॉइंट बी पे वाई कितना आ रहा है, ये देखे ना ओरिजिन यहाँ पे है तो नीचे हमने पॉजिटिव लिया हुआ है डाउन, तो यहाँ पे है पॉइंट बी पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वाई, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो इनिशियल वाई ले लिया है, फाइनल जो है वो 400 ले लिया है, और प्लस जो है वो आ जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट 6 है, और टोटल टाइम 37 लगा है, तो उसमें से TAB जो फ्री फ्लाइट वाला था वो माइनस कर दिया। तो ये बन गई जनाब इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या इक्वेशन 5 एंड 3, कौन सी इक्वेशन, ये 5 है और इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये दोनों में y है ना, ये दोनों y आपस में कंपेयर किए तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास टाइम एक नेगेटिव आ गया, दूसरा आ गया 3.561। हमें पता चल गया कि जो फ्री फ्लाइट का टाइम है वो 3.561 है, लीड में पुट किया, सॉरी लीड वाले फार्मूला में, तो 928.34 जो है वो ये आंसर आ गया है इसका प्रॉब्लम का। जी अब कोई क्वेश्चन इसमें है तो बता दें, बाकी ओरिजिन के बारे में कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात है नहीं। 2/73 का मैं आंसर भी दिखा दूं कहीं पकड़ के, ये देखें जी 928 फीट जो है वो ये लीड आ गई है। अब जी क्वेश्चन कोई करने हैं तो कर लें जी, तकरीबन देख लें, हमने 1.5 घंटे का टाइम रखा था, 5 मिनट रहते हैं, तो हमारा टाइम भी अल्लाह का शुक्र है पूरा हो गया और आपको सारे प्रॉब्लम भी करवा दी हैं, सही है। तो इसी तरह मुझे प्रॉब्लम बताना और इंशाल्लाह हम हर जो है वीक जो है वो थोड़ा टाइम लगा लेंगे, सही है। अब कोई क्वेश्चन है आपका तो बता दो। बाकी आपने पूछा है, देखो ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो आपकी अपनी मर्जी होती है, जिस जगह ले लें आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर ओरिजिन जिस जगह ले लें, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स और वाई की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट एस होता है वो फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है, सही है ना, कि ओरिजिन से किस साइड पे है, तो उसकी फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एस नॉट, ये दोनों डिपेंड करते हैं कि ओरिजिन की जो है वो फिजिकल लोकेशन किस साइड पे है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड पे है नेगेटिव साइड पे है, उस पर भी डिपेंड करते हैं, सही है जी। और उनका जो है वो मैग्नीट्यूड भी जो है वो देखे ना डिपेंड करेगी हर लिहाज से। अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें, तो मैं अब मीटिंग जो है वो ऑलमोस्ट एंड करने लगा हूँ। और जी जी सर, ठीक हो गया ना, साथ ओरिजिन का कंसेप्ट भी आप लोगों को बता दिया है। तो चलें जी, आपको मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो ये सारा इंडिकेट कर दिया है, और विश यू गुड लक, सही है। और ये प्रॉब्लम जो है वो सारे आपने इनको जो है वो करना है। बाकी मैं आपको सर जो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होते वो सैटरडे को हम आपसे पूछ लिया करेंगे। हाँ जी जी जी, वो पहले बता दिया करना, मैं सैटरडे को आपको जो है ना वो ओवरऑल गाइड कर दूंगा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे और बाद में भी आप देख लो। इंडिविजुअली तो आप भूल जाते हो ना। चलें जी, सही हो गया, अब मैं एंड कर दूं मीटिंग को। अब कोई क्वेश्चन है? जी सर, ठीक है। चलें जी, अब मैं मीटिंग एंड करने लगा हूं, सही हो गया। चलें जी, स्टॉप शेयर और ये एंड।